अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दोज हु आर वाचिंग मी एंड लिसनिंग मी। दिस इज सैयद मोहम्मद सिब्तैन और मैं आपको आज के प्रेस रिव्यू में वेलकम कहता हूं। आज हम 16 मई 2023 से लेके 22 मई 2023 तक का प्रेस रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहली न्यूज़ जो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, इट इज़ रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ टर्की। ऑन 14 मई जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस तुर्की में हुए और उसके रिजल्ट्स जो थे वो आ गए। उनके रिजल्ट्स ये थे कि 44.9% जो थे वो अपोजिशन पार्टी के जो कैंडिडेट, अपोजिशन अलायंस के जो कैंडिडेट हैं कमाल कार्सिदोगलो, उन्होंने लिए, और रजब तैयब एर्दोगान जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 49.5% जो हैं वोट्स अवाम के वो लिए। लेकिन इसमें एक मसला आता है, वो ये है कि तुर्की का जो कानून है यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक अ प्रेसिडेंट हैज़ टू बी इलेक्टेड बाय द 50% वोट ऑफ द पीपल। यानी 50% वोट अगर उसके पास होगा कैंडिडेट के पास, ओनली देन ही इज गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंट। इफ ही इज नॉट गोइंग टू हैव 50% तो उसका ये होगा कि उसके बाद आप सेकंड राउंड की तरफ जाएंगे। सेकंड राउंड में जो टॉप 2 कैंडिडेट्स होंगे दे विल कम्पीट अगेन, और इसमें जो लीड करेगा ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। तो सेकंड राउंड जो है वो 28 मई 2023 को दोबारा होने जा रहा है। देखते हैं कि अब कौन तुर्की का प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन अगर हम देखें तो बोथ द कैंडिडेट्स आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल बी द प्रेसिडेंट, बट फैक्ट्स यही बता रहे हैं कि रजब तैयब एर्दोगान जो हैं ही इज स्ट्रॉन्गर देन द कमाल कार्सिदोगलो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन 28 मई 2023। उसके बाद जो सेकंड न्यूज़ हमारे पास आती है वो है G7 समिट। G7 समिट ये भी एक न्यूज़ है, लेकिन एक बड़ी न्यूज़ ये है कि ये G7 समिट हिरोशिमा में हुई है। जी वही हिरोशिमा जिस पर एटॉमिक वेपन गिराया गया था 1945 के अगस्त में। और देखें 75 ईयर्स में हिरोशिमा यानी जापान ने इतनी तरक्की की कि आज दे आर होस्टिंग G7 समिट। ये समिट जो थी ये 19 मई को स्टार्ट हुई और 21 मई 2023 तक स्टार्ट रही, यानी जारी रही। इसमें दुनिया की 7 बड़ी मईशत जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया, और इसमें यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं यानी यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, ही वाज आल्सो प्रेजेंट। तो इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? इस मीटिंग का एजेंडा था, नंबर 1 एजेंडा ये था कि हाउ द G7 कंट्रीज कैन कंट्रीब्यूट देयर एफर्ट्स टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। और सेकेंडली जो इस मीटिंग का एजेंडा था वो ये था कि चाइना की बढ़ती हुई जो अजारादारी है, यानी चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है दुनिया में, उसको किस तरह कम किया जाए। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑन द अदर हैंड चाइना हेल्ड अनदर समिट। चाइना ने भी अपनी एक जो समिट है वो बुला ली, और चाइना ने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनको बुलाया और म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द रीजन के लिए जो है एक समिट करा दी। तो इस तरह चाइना ने भी अपना एक कार्ड जो है वो खेल दिया। चाइना वाज नॉट सिटिंग आइडल। So let's see what is going to be in the future. As we see in economic terms, China has beaten United States of America, और चाइना इकोनॉमिक टर्म्स में यूएसए से आगे निकल चुका है। अब ये देखते हैं कि ये जो कोल्ड वॉर सिचुएशन चल रही है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान, अब इसमें हु विल विन। बट अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, व्हेन देयर इज समबडी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और या कोई भी जो है वो ग्लोबल हेजमॉन है, वन डे he or she has to be replaced. Then we'll see what happens in future. और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड न्यूज़ आती है, it is also a shocking news that how does it happen, how it is possible कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अपने बिल्स और अपने डेब्ट की जो पेमेंट करनी होती है उसके लिए उसके पास सिर्फ 2 हफ्ते का जो है अमाउंट या डॉलर जो है वो अवेलेबल है। और अगर इनके पास ये अमाउंट खत्म हो जाती है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी अ डिफॉल्टेड कंट्री। और उसके बाद हमारे पास जो अगली न्यूज़ आती है वो इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है जकार्ता, इट इज सिंकिंग स्लोली द कैपिटल इज सिंकिंग एंड द इंडोनेशियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम जकार्ता। जकार्ता की सिंकिंग होने की वजह यह है कि जकार्ता में इलीगल जो है वो लोगों ने वेल्स बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जकार्ता इज गोइंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। और उसका जो दूसरी वजह है वो डिफॉरेस्टेशन है कि लोगों ने कंस्ट्रक्शन के लिए डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दिया, यानी दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। नाउ लेट्स सी which city is going to be the next capital city of Indonesia। और उसके बाद जो हमारे पास न्यूज़ आती है वो न्यूज़ है F-16 से रिलेटेड। F-16 एक बहुत बेहतरीन मॉडर्न एयरफोर्स में एक बेहतरीन जेट है और इट इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मॉडर्न सुपरसोनिक्स। लेकिन अब जो F-16 की न्यूज़ हमारे पास है वो ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ग्रेट ब्रिटेन, नेदरलैंड और अदर कंट्रीज, दे आर फोर्सिंग दैट द यूक्रेनियन एयरफोर्स मस्ट हैव द F-16 टू काउंटर रशिया इन द रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कंपनी है
लॉकहीड मार्टिन, वो मैन्युफैक्चरर्स हैं F-16 के, और विदाउट द कंसेंट ऑफ वाशिंगटन ये जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स F-16 जिसे हम फाइटिंग फैल्कन भी कहते हैं, ये यूक्रेन को नहीं दिए जा सकते। वाशिंगटन का इस पर जो कंसर्न है वो ये है कि वाशिंगटन इज सेइंग कि इसको सीखना, देखें जब भी एक पायलट ने एक प्लेन पे स्विच करना होता है देन ही हैज़ टू लर्न ऑल द मैकेनिक्स ऑफ दैट प्लेन, व्हाट आर देयर इन द कॉकपिट ऑफ दैट प्लेन। तो ये भी एक प्रोसेस है, इस पर टाइम लगता है और यूक्रेन के पायलट्स को सीखने के लिए टाइम लगेगा। देन इन द ऑन गोइंग सिचुएशन दैट हाउ दे कैन मैनेज टू लर्न दोज थिंग्स। और यूक्रेन को ऑन ग्राउंड लेवल पे ऑलमोस्ट 35 या 40 F-16 प्लेन्स रिक्वायर्ड हैं इफ़ दे वांट टू कम्पीट रशिया। देन अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या इस पर डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन वाशिंगटन का दूसरा कंसर्न ये भी है कि अगर वाशिंगटन डायरेक्ट F-16 दे देता है तो रशिया विल कंसिडर इट डायरेक्ट एस्केलेशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेट्स सी व्हाट विल बी द डेवलपमेंट्स इन द फ्यूचर रिगार्डिंग दिस थिंग। उसके बाद जो हमारे पास अगली न्यूज़ आती है वो न्यूज़ हमारे पास आती है G20 मीटिंग के रिलेटेड। जो टूरिज्म रिलेटेड बॉडी है G7 की, दे आर गोइंग टू होल्ड मीटिंग बिटवीन द G20 कंट्रीज़। और इसमें इसकी जो मीटिंग है वो ज़ाहिर बात है इस दफ़ा इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है G20 की, तो ये मीटिंग श्रीनगर में प्लान की गई है। ज़ाहिर बात है टूरिज्म से रिलेटेड है, तो श्रीनगर इज़ अ टूरिस्ट प्लेस, कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट इट इज़ एन ऑक्यूपाइड स्टेट। इंडिया शुड नेवर फॉरगेट इट इज़ एन ऑक्यूपाइड स्टेट। तो चाइना ने और सऊदी अरेबिया ने, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज बायकॉटेड बिकॉज दिस से दैट दे don't want to participate in a summit which they don't want to participate in a conference which is going to be held under the flag of G20 in an occupied territory। अब यहाँ पर हमारे पास आता है वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स। अदर वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस टूरिस्ट बॉडी मीटिंग, लेकिन अगर यूक्रेन की बात आती है तो वेस्ट इज वेरी जाइल एंड वेरी एग्जैजरेटेड और बहुत ज़्यादा खुलकर वेस्ट जो है इस पर बोलता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर देन ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज आर साइलेंट एंड दे आर गोइंग टू अटेंड दैट मीटिंग। तो दिस, लेकिन दुनिया में हम ये देखते हैं कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए जैसे वेस्ट ने पिछले 100 साल से सेट किए हैं। दिस इज नॉट द level to be act in international relations. If you are condemning the situation of Ukraine, then you must condemn the situation of Kashmir, क्योंकि कश्मीर भी एक illegally occupied और under the United Nations resolutions जो कश्मीर का solution है वो एक बहुत अच्छा एक हल है जिससे कश्मीर के मसले को हल किया जा सकता है। एंड वेस्ट शुड कंसिडर दिस और इसके बारे में वेस्ट को भी अपना एक स्टांस प्रॉपर लेना चाहिए। तो अब हम आते हैं अगली डेवलपमेंट या अगली न्यूज़ के ऊपर। डेवलपमेंट तो नहीं कहेंगे, इट इज़ अ बैड न्यूज़ दैट पाकिस्तान इज़ टू पे $18 बिलियन एज अ पेनल्टी। यस, अगर चाइना पाकिस्तान मैं कह रहा हूँ ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो चाइना से पाकिस्तान के बॉर्डर तक तो हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में उसको कंस्ट्रक्ट किया जाना है। लेकिन ड्यू टू द सैंक्शंस ऑन ईरान, पाकिस्तान कैन नॉट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। और वही हमारे जो मिनिस्टर ऑफ मिनरल्स अफेयर्स, वो ही वाज सेइंग दैट कि अमेरिका शुड कंसीडर हर पॉलिसी। इफ अमेरिका इज नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विद अस इन दिस मैटर देन अमेरिका विल हैव टू पे $18 बिलियन टू ईरान। उसकी बात यह है कि वी आर मेजर एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी पाकिस्तान का रीजन में तो एक मेजर एक्टर होना है। लेकिन अगर पाकिस्तान को भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होगा, लेकिन पाकिस्तान शुड थिंक फर्स्ट अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेनली should think about the people of Pakistan and the miseries that Pakistani people are facing for past 10 or 15 years। और आज हमारी इकॉनमी भी बहुत डाउन है एंड वी नीड these things like we need oil from Russia and we need this gas pipeline from Iran because it will be very much helpful for the people of Pakistan and for the economy of Pakistan। फिर उसके बाद जो हमारे पास अगली न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं दीज ऑल आर रिगार्डिंग फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल में अगर हम आए तो प्रीमियर लीग, बुंडेसलीगा, ला लीगा एंड ऑल द लीग्स विच आर ऑन गोइंग इन यूरोप दे आर बीइंग समड अप, यानी इनका एंड हो रहा है, यानी इस सीज़न का एंड हो रहा है। और लास्ट वीक भी जैसे हमने आपको बताया था कि ला लीगा जो है वो बार्सिलोना जीत चुकी है। उसके बाद अगर हम बुंडेसलीगा की बात करें, जो जर्मन बुंडेसलीगा में डॉर्टमंड जो है वो 2012 के बाद अब दिस टाइम इन 2023 इज जस्ट अ 1 win away from the winner of Bundesliga title, and Bayern is at the second with 68 points and Dortmund is having 70 points। Let's see what will be happen in 1 or 2 days as Dortmund is going to play her next game। Let's hope for the best for the Dortmund। और उसके बाद जो थर्ड न्यूज़ है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो इतनी अच्छी नहीं है। वो ये है कि लास्ट नाइट ऑन 21 मई विनीशियस जूनियर वाज प्लेइंग अगेंस्ट वेलेंशिया और उसके ऊपर जो है रेशियल अब्यूज़ जो है वेलेंशिया फैंस ने किया, यानी रेशियल अब्यूज़, उसको रेसिज्म का निशाना बनाया।
देखिए ये एक बहुत बुरी चीज़ है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये चीज़ हम कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं। इवन जब इंग्लैंड जो है वो यूरो फाइनल इटली से हारा था, इवन देन रैशफोर्ड एंड सैंचो, जॉर्डन सैंचो, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्हें फिर रैशली अब्यूज़ किया गया था। तो अगर जो हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के पीपल हैं, जो लोग हैं, अगर ये लोग पीस की बात करते हैं तो दे शुड वैल्यू द ह्यूमन बींग्स। इसके बगैर जो है वो दुनिया में सिस्टम फिर वैसे का वैसा ख़राब ही रहेगा। देयर इज़ नो रूम फॉर रेसिज्म इन दिस वर्ल्ड, एवरीबडी इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, और हर कोई जो है उसे अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है। किसी गोरे को किसी काले पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई जो है वो फोकत नहीं है, जिस तरह कि हमारा दीन इस्लाम भी हमें यही बताते हैं। तो देयर शुड बी नो रेसिज्म इन स्पोर्ट्स एंड देयर शुड बी नो रेसिज्म इन एवरी फील्ड ऑफ दिस वर्ल्ड और दिस लाइफ। तो इसके साथ ही जो है हम आज का अपना जो प्रेस रिव्यू है इसको एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रेस रिव्यू को देखने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और स्पेशली अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।